खौफ और नफ़रत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा, इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रैंडसन और दलितों की आवाज़ एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी की राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर जी, जमाते इस्लामी हिंद के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा फारूक साहब, जर्नलिस्ट नवीन कुमार जी, अस्मिता गोविंद पानसरे मैडम जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, सरफराज अहमद साहब हमारे बीच हैं जो एक हिस्टोरियन हैं, और कलीम अजीम जो एक ऑथर और एक एकेडमिशियन है। और इस मौके पर मौजूद तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फारूक अहमद साहब ने जो किताब लिखी है, खौफ और नफ़रत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा, इस पुस्तक के शीर्षक और किताब के अनुमान पे गौर व फिक्र करने की, सोचने और समझने की कि मुसलमानों का इस दौर में सियासी एजेंडा क्या होना चाहिए। फारूक अहमद साहब किताब लिखी है, मैंने बहुत हद तक पूरी किताब पढ़ी और इसमें पाया कि यह एक प्रैक्टिकल गाइड है मुस्लिम नौजवानों के लिए कि फील्ड में उतर कर के वो कैसे काम करें और अपने राजनीतिक अधिकार को हासिल करने के लिए कैसे, क्योंकि लीडर जो बनते हैं वो रमज़ान में दावत इफ्तार में लोगों को बुला करके इफ्तारी करा करके लीडर नहीं बनते हैं। किसी को घर पे बुलाकर कबाब खिला देने से कोई लीडर नहीं बन जाता है। किसी के सामने जी हुजूरी करने से कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर बनता है संघर्ष करने से, त्याग करने से, लड़ाई। और ये बात किसने सिखाई है? ये बात हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि बिना लड़ाई, संघर्ष के, बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं होता है। फारूक अहमद साहब की जो किताब है, इसका स्वागत करना चाहिए। और अस्मिता जो बात कही है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे फिक्रोमंद हो करके इस पे बात होनी चाहिए, सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो जवाबदारी हमारे ऊपर आती है कि सबसे पहले एक एक कॉपी खरीद करके और अपने घर में और इसको पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सितंबर 2023 में मैंने एक किताब लिखी थी जो दिल्ली में प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। आज के हॉल और उस हॉल से काफ़ी समानता है। एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इंग्लिश में किताब छपी थी, उर्दू में पब्लिश हो चुकी है, तमिल में पब्लिश हो चुकी है, मराठी, बंगाली और हिंदी, ये 3 ज़बानों में 2 महीने के अंदर ये किताब पब्लिश होने वाली है। तो मैं आंकड़ों के रोशनी में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुसलमानों की जो सियासी हिस्सेदारी है राष्ट्रीय स्तर पर, वो पार्लियामेंट में लगभग 27-28% है। यानी उनकी जो आरफा खानम मैडम आई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं स्वागत करता हूं। और जो टीम उनको रिसीव करने के लिए गई थी, इनमें और उनमें कुछ तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए उनको कुछ जहमतों का सामना करना पड़ा है। उसके लिए जो ऑथर हैं, उनकी टीम है, उनके तरफ से हम सिंसियर अपोलॉजीज व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आप राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी अगर देखेंगे तो आबादी के हिसाब से 78 एमपीज होने चाहिए, हैं कितने? 25 हैं। यानी अगर आपको तो 27 या 28% उसमें से आप हासिल कर रहे हैं। राज्यों के स्तर पर जाएं, महाराष्ट्र में आपकी आबादी लगभग 12% है, आपकी तादाद होनी चाहिए 34 से 35 के आसपास, और आपके एमएलए हैं 8 या 9 अभी महाराष्ट्र में। खैर ये एक बात है। आज इस बात पे चर्चा हो रही है, दौर है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स को रोकने की पूरी जवाबदारी मुसलमानों के कंधे पे डाल दी गई है कि 14.2% जो मुसलमान हैं वही इसको रोक सकते हैं। कुछ भी ना सोचें, अपने हक के बारे में नहीं सोचे, उन पे जुल्म ज्यादती हो रही है उसके बारे में नहीं सोचे, अपने हक को नहीं मांगे, लेकिन आंख बंद करके जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनको वोट देते रहे। यानी पूरी सेकुलरिज्म को बचाने की जवाबदारी आज मुसलमानों पे डाल करके रख दी गई है। मेरा यह कहना है, और यह बात नवीन भाई ने भी हाशिए पर थोड़ा सा जा करके कहा है कि मुसलमानों की आबादी इस देश में सिर्फ 14% है और वो किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। अगर इस देश के बहुसंख्यक चाहते हैं कि ये धर्मवाद का राज्य बने, हिंदू राष्ट्र बने, तो मुसलमान उसको रोक नहीं सकता। अगर यह देश चाहता है कि यह देश कट्टरता के रास्ते पे चले तो मुसलमान उसको रोक नहीं सकता है। अगर यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू ये चाहते हैं कि यह देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार नहीं, मनुस्मृति के आधार पे चलना चाहिए, तो मुसलमान उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते। यह रोकने की जवाबदारी पूरी तरह से इस देश के बहुसंख्यक जो हमारे हिंदू भाई हैं उन पे आयद होती है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर जो पार्टी इस देश में रूल कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है और कहीं पे किसी जगह पे कुछ हादसा होता है तो उसमें से अफेक्टेड सिर्फ 14.2% लोग होंगे। सिलेंडर पे प्राइस अगर बढ़ता है तो 14.2% मुसलमानों को अफेक्ट करेगा। अगर 100 लोग मरते हैं भगदड़ में तो 14 मुसलमान मरेंगे, बाकी दूसरे मरेंगे। बाढ़ आती है तो सिर्फ 14 मुसलमान मरेंगे, बाकी दूसरे मरेंगे। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को संवारना है, इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे अगर चलाना है तो ये जवाबदारी सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, हमारे हिंदू भाइयों पे भी आयद होती है। और ये जवाबदारी मुसलमानों पे डालकर उनके राजनीतिक हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 2023 के मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 6.5% है, वहां 230 सीटें हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो वहां पे 15 सीटें मुसलमानों को मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया और वहां पे ब्राह्मणों की तादाद 2% से ज्यादा नहीं है, उनको कांग्रेस ने 3 सीटें दी, 30 सीटें दी। महाराष्ट्र में 12% मुसलमान है, 5 सीटें, 5 टिकट कांग्रेस के तरफ से उनको मिलने चाहिए थी। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस ने उनको एक भी टिकट नहीं दिया। और यह पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर पूरी तरह से चालू है कि जो कम्युनल फोर्स देश को रूल कर रही है उसको अगर रोकना है तो पूरी जवाबदारी मुसलमानों पे डाल करके उनसे उनका राजनीतिक हक को छीना जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि आपको अपने तरफ देखने की जरूरत है और पॉलिटिक्स जो है वो संख्या का खेल है। इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। जो अपनी तादाद ज्यादा बढ़ा करके दिखाने की कोशिश करता है उसकी खुशामद होती है, उसको उसका हक दिया जाता है। आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, इसका मतलब है आप कहते हैं कि सिर्फ मैं 14% हूं।
कल जाकर के अगर आपने कहा कि नहीं मैं माइनॉरिटी हूं, तो आपकी तादाद कितनी बढ़ जाती है? आपकी तादाद बढ़ के हो जाती है 20%, क्योंकि उसमें 2.3% ईसाई जुड़ जाते हैं, 2% सिख जुड़ जाते हैं, पारसी जुड़ जाते हैं, जैन जुड़ जाते हैं, और आपकी तादाद हो जाती है 20%। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो वंचित हूं, मैं डिप्राइव्ड हूं, मैं बहुजन हूं, तो आपकी आबादी में जुड़ जाते हैं कौन? शेड्यूल कास्ट जुड़ जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब जुड़ जाते हैं, ओबीसी जुड़ जाते हैं, और आपकी आबादी हो जाती है 85%। योगी आदित्यनाथ का जो नारा है 80-20, उसको अगर काउंटर करना है तो आपको यह नारा जनरेट करना पड़ेगा 85-15। यानी आपको धर्म की राजनीति नहीं, आपको बहुजन की राजनीति सीखनी पड़ेगी और बहुजनों के साथ जुड़ने की जरूरत है। एक मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेज में कुछ बातें लिखी हैं, मैं उसको अंग्रेजी में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, देयर आर मेनी लोअर ऑर्डर्स इन द हिंदू सोसाइटी हुज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल नीड्स आर द सेम एज दोज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, and they would be far more ready to make a common cause with the Muslims for achieving common ends than they would with the high caste Hindus who have denied and deprived them of ordinary human rights for centuries. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि जो ताकतों ने दलितों को सदियों तक उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट से डिप्राइव करके रखा है, उन्हीं ताकतों ने मुसलमानों को भी डिप्राइव्ड करके रखा है। और अगर कॉमन कॉज एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है तो हमें डिप्राइव्ड लोगों के साथ आने की ज़रूरत है। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा कि दलितों के साथ आने की ज़रूरत है, डॉक्टर बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आदिवासियों के साथ आने की ज़रूरत है, डॉक्टर बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ ओबीसी के आने की ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, उनके साथ हमको आ करके एक कॉमन कॉज एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एक दलित थिंकर हैं जो नवी मुंबई में रहते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, आप लोग बखूबी जानते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि कौन बहुजन अहत या कौन अहत बहुजन, ऐसा एक टाइटल है। उनकी पूरी किताब मैंने पढ़ी, 80-85 पेज की पीडीएफ में किताब है। उन्होंने लिखा है कि जो बहुजन है इस देश में, वो है सबसे पहले दलित, आदिवासी, ये सारे मिलकर के इस देश के बहुजन होते हैं। तो हमको धार्मिक राजनीति से निकल करके बहुजन राजनीति की तरफ शिफ्ट होना है। कहते हैं कि मुसलमान एक हो जाए और दूसरी तरफ सारे हिंदू एक हो जाएं, तो दोनों एक तरफ पोलराइज, दूसरी तरफ काउंटर पोलराइज। अगर हम मुसलमान करें और कहें कि इस्लाम खतरे में है, अगर कोई दूसरा आदमी हिंदू कहे और कहे कि हिंदू खतरे में है, तो दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। देश के संविधान को पढ़ करके और उसके निचोड़ को समझने की जरूरत है कि अगर हम राजनीति में धर्म को घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, राजनीति में धर्म के मुद्दों को लाने की कोशिश करेंगे, तो जो दूसरा वर्ग है वो इसको ला करके इस खेल को और कोशिश करेगा। और इस तरह से सेकुलर इश्यूज, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, डिप्रीवेशन, इनजस्टिस, इन सबको उठा करके और हमको राजनीति करने की जरूरत है। मैं आपको बता कि देश चीजें हो रही हैं, ये अलायंस बन रहे हैं, वो अलायंस बन रहे हैं। एक बात होती है दलित मुस्लिम यूनिटी की, बहुत जो पहला स्टेप है, जैसे मैंने कहा ना कि बहुजन में कितने सारे सेगमेंट्स हैं, कितने सारे घटक हैं, तो पहला जो घटक आता है वो है दलित।
उनसे अगर हमको कॉमन कॉज एस्टैब्लिश करने की अगर जरूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ बात करते हैं कि दलित मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए और इस यूनिटी का मतलब है कि पॉलिटिकल यूनिटी होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल यूनिटी के पहले भी बहुत सारे स्टेजेज हैं, उनको पार करने की जरूरत है, तब जाकर के पॉलिटिकल यूनिटी होगा। पहली बात यह है कि जो ताकतें किसी दलित को शादी के मौके पे घोड़ी चढ़ने से रोकती हैं, उसका कत्ल करती हैं, जो ताकतें उत्तर प्रदेश में अगर कोई दलित लड़का मोछ रख लेता है तो उसका कत्ल कर देती हैं, और जो ताकतें आपको मॉब लिंचिंग कराती हैं, जय श्री राम का नारा लगवाती हैं, ये दोनों ताकतें एक ही हैं। वही ताकतें हैं जो दलितों पे जुल्म कर रही हैं, वही ताकतें मुसलमानों पे जुल्म कर रही हैं। सबसे पहले जो इनजस्टिस के जो कारण हैं उनको समझने की जरूरत है कि जो इनजस्टिस करने वाला है वो कॉमन है, सेम है, उसको आइडेंटिफाई करने और उसको पहचानने की जरूरत है। दूसरा बात आता है कि जैसे नवीन कुमार जी ने कहा था कि अत्याचार सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होता है, और भी लोगों पे होता है। मुसलमान तो पहला टारगेट है, और ये टारगेट की लाइन में और भी लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और इन सब के आगे गरीब हैं, किसान हैं, औरतें हैं। ये जुल्म करने के लाइन में सब खड़े हुए हैं और इन पे जुल्म होने वाला है। एक बात आपको याद होगा, यहाँ पे जो गेस्ट बैठे हुए हैं, कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक फॉरवर्ड कास्ट और कुछ यादवों से लड़ाई हो गई थी। आप इस घटना को याद कीजिए। तो हिंदू महासभा के लोग पहुंचे थे और उन्होंने यादवों के खिलाफ मोर्चे खोल दिए थे, और एक तरह से ऐसा दिखाने की कोशिश की थी कि यादव हिंदू नहीं है, यानी यादवों पे जुल्म करना कुछ जायज ठहरा रहे थे। तो जो ताकतें आप पे जुल्म कर रही हैं, वही ताकतें उन पे भी जुल्म कर रही हैं। और सिर्फ आप टारगेट नहीं है, सिर्फ मुसलमान टारगेट नहीं है, और भी लोग टारगेट हैं। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए एक सोशल अलायंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। पहला जो मैंने कहा कि जो इनजस्टिस के जो रीजन है उनको समझिए। दूसरा, सोशल अलायंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। जब हमारे दलित भाइयों पे जुल्म होता है तो हम कहां रहते हैं? हम तो कहीं आवाज नहीं उठाते हैं। जब दलितों के मूंछ रखने से, घोड़ी चढ़ने से, या उनको जब गाली गलौज किया जाता है और उन पे अत्याचार होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम कहां रहते हैं? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जुल्म के खिलाफ लड़ना यह जिहाद होता है। और आज फर्क यह है कि हम हमारे सामने जुल्म होते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम चुपचाप खामोश होकर के अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप जब दलितों पे अत्याचार होता है तो उन पे उनका साथ दीजिए, उसके बाद जब आप पे अत्याचार होगा तो हो सकता है कि वो आपका साथ दें। जब तक आप दूसरे को सहारा नहीं देंगे, वो आपको सहारा देने के लिए आपके पास नहीं आएंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। और इसके बाद जाकर के पॉलिटिकल अलायंस की जरूरत पड़ती है, इन सारे स्टेजेज को पार करने के बाद, और तब जाकर के आप बहुजन पॉलिटिक्स की राह में आप आगे बढ़ेंगे। आप इसको संख्या के एतबार से देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19.5% मुस्लिम हैं और 20% के आसपास दलित हैं। अगर ये दोनों मिल जाए तो कितने बनते हैं? 40%। अगर इनमें यादवों को मिला दिया जाए तो लगभग बनता है 48-49%। अगर सिर्फ ये तीन चीजें मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश की सरकार बदल सकती है। महाराष्ट्र में लगभग 12% मुसलमान हैं, 11% के आसपास दलित है, 23% होते हैं। अगर इन्होंने टैक्टिकल अगर अलायंस किया, प्रॉपर तरीके से साथ में बैठ करके हेड टू हेड अगर सारी चीजें की, तो आज जो दलित पॉलिटिक्स का जो बिखराव है, या मुसलमान जो हर कोनों पे कहीं इसके पीछे घूम रहे हैं, कहीं इसके पीछे घूम रहे हैं,
और चाह रहे हैं कि हम कुछ अचीव कर लें, हमको एमएलसी बना दो, हमको हज कमेटी का मेंबर बना दो, हमको टुकड़े दे दो। ये करने की जरूरत नहीं हो। आप लेने वाला नहीं, देने वाला बन जाओगे, बशर्ते कि उस राह में आपको आने की जरूरत है। और मैं आप बता देना चाहता हूं, और यहां पे बैठे हुए सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि आज जो नफरत की राजनीति चल रही है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है, इसका एक ही जवाब है, और वो है सोशल जस्टिस की राजनीति। और ये लोगों ने समझ लिया है। आज राहुल गांधी क्या कहते हैं कि ओबीसी को न्याय दो, दलितों को न्याय दो। मैं कहना चाहता हूं कि 1979 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो 11 साल तक किसने दबा करके रखा था? कांग्रेस ने दबा करके रखा था। और सामाजिक न्याय का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ हम आरक्षण दे देंगे तो सामाजिक न्याय मिल जाएगा। नहीं, आरक्षण के साथ साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वहां पर भी सामाजिक जो डाइवर्सिटी है उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट के स्कीम से वहां पर भी सामाजिक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि लगभग 60% देश के जो संसाधन है वो लगभग 3 से 4% जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके हाथों में है, और जो वंचित लोग हैं उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी खत्म होनी चाहिए, इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए। ये सब अचीव करने के लिए जब ये सारी चीजें की जाएंगी तब माना जाएगा कि सोशल जस्टिस की राजनीति हावी हो रही है, सोशल जस्टिस की आप राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि कम्युनल पॉलिटिक्स को अगर जवाब देना है तो उसका जवाब सोशल जस्टिस की राजनीति में है, और उससे वो जवाब दे रहे हैं। और मुझे मानना है, और मैं इस बात से पूरी 100% इत्तेफाक करता हूं कि एक दिन आएगा अगर कम्युनल पॉलिटिक्स गिरेगी तो वो सोशल जस्टिस के राजनीति से ही गिरेगी, बाकी और किसी राजनीति से नहीं गिरेगी। आप उसका हिस्सा होइए। बेशतर ये कहा जाता है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ सोशल जस्टिस। इस्लाम ये नहीं कहा जाता है कि ये रिलीजन है वो रिलीजन है। अगर किताबों में पढ़ा जाए तो सोशल जस्टिस का मजहब है। आप उसका हिस्सा बनिए, उसकी इकाई बनिए, और सिर्फ घूम करके लोगों के पीछे घूम करके आप अपना राजनीतिक हासिल नहीं कर सकते हैं। रास्ते पे उतरिए, संघर्ष कीजिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, किताबों को पढ़िए, तब जाकर के आप जागरूक नागरिक बनेंगे। और जब जागरूक नागरिक बनेंगे तभी जाकर के आप किसी भी कोने में बैठ करके और देश की सेवा कर सकते हैं। बहरहाल फारूक अहमद साहब ने जो किताब लिखी है, ये मैं फिर से कहता हूँ एक पॉलिटिकल गाइड की तरह है। मैं इस किताब को पूरी तरह से पढ़ूंगा और इसको लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और मेरी जो किताब है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, इसका रिवीजन 2028 में होगा, और इनके बहुत सारे मुद्दों को मैं नोट करके और अपनी किताब में मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल प्रबुद्ध भारत की टीम और उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपके सामने कुछ बात रखने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।